शुरुआत में हम देखते हैं कि समंदर के बीचों बीच एक टूटी हुई बोट के अंदर पानी तेजी से भरता जा रहा है और उस बोट के अंदर एक आदमी बुरी तरह से फंसा हुआ है। यह आदमी बार बार दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया गया था। पानी उसके गले तक पहुंच चुका है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वह यहाँ से जिंदा निकल पाएगा या नहीं। इस आदमी को कुछ ही देर पहले एक दूसरे आदमी ने इसकी जान बचाने का वादा किया था और उसी आदमी ने अब इसे मौत के मुंह में धकेल दिया था। यह आदमी जानता है कि अगर वह यहाँ से बाहर नहीं निकला तो सिर्फ उसकी ही नहीं बल्कि समंदर में कहीं दूर एक आइलैंड पर फंसी उसकी पत्नी और बेटे की भी जान चली जाएगी। दरअसल इस सब की शुरुआत कुछ दिन पहले हुई थी, जहां हम केविन राइली नाम के एक डॉक्टर को देखते हैं जो एक सरकारी हॉस्पिटल में काम करता है। केविन अपनी पत्नी जूली और अपने छोटे बेटे निक के साथ कैरेबियन आइलैंड पर एक हफ्ते की छुट्टियां मनाने के लिए आया है। घर से निकलने से पहले केविन अपने पड़ोसी लूकास से मिलता है और लूकास मजाक में उससे कहता है कि कुछ जगहों पर थोड़े एक्स्ट्रा पैसे देने से काम आसानी से हो जाता है और साथ ही वह केविन को यह भी वार्न करता है कि कुछ इलाके काफी खतरनाक हो सकते हैं। लूकास केविन को अपनी खराब लॉन मोवर ठीक करना सिखाने की भी कोशिश करता है, लेकिन केविन को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती क्योंकि वह सिर्फ अपने परिवार के साथ रिलैक्स करना चाहता है। फ्लाइट के दौरान निक बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है और नीचे समंदर और आइलैंड्स को देखकर वह केविन से पूछता है कि क्या सच में ट्रेजर आइलैंड्स होते हैं। केविन मुस्कुराते हुए उसे बताता है कि पुराने जमाने में समुद्री डाकू अपना खजाना ऐसे ही सुनसान आइलैंड्स पर छुपाया करते थे। यह सुनकर निक और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। कैरेबियन पहुंचने के बाद यह परिवार एक होटल में चेक इन करता है और अपनी छुट्टियां एंजॉय करना शुरू कर देता है। निक की सबसे बड़ी ख्वाहिश जेट स्की चलाने की होती है, लेकिन सारी बुकिंग्स पहले से फुल होती हैं। तभी एक लोकल आदमी केविन को सलाह देता है कि वह इसकी बजाय एक प्राइवेट मोटरबोट किराए पर ले ले। केविन को लगता है कि यह ज्यादा सेफ भी रहेगा और निक के लिए मजेदार भी होगा, इसलिए वह कैश देकर उस बोट को किराए पर ले लेता है। बोट का मालिक केविन से ज्यादा कुछ पूछता भी नहीं और ना ही उसकी कोई डिटेल लेता है, बल्कि मजाक में यह भी कह देता है कि अगर बोट चोरी हो भी गई तो इंश्योरेंस उसे कवर कर लेगा। जूली और निक बोट देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और यह पूरा परिवार समंदर की तरफ निकल पड़ता है। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट लगता है। निक बड़े शौक से स्टीयरिंग व्हील को छूता है और यह लोग खुले समंदर में मस्ती कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद निक को दूर एक छोटा सा सुनसान आइलैंड नजर आता है और वह जिद करने लगता है कि उसे वहां जाना है क्योंकि उसे लगता है कि यह बिल्कुल असली ट्रेजर आइलैंड जैसा दिखता है। केविन उसकी बात मान जाता है और जूली भी थोड़ी हिचकिचाने के बाद राजी हो जाती है। जब यह लोग उस आइलैंड पर पहुंचते हैं तो वहां पूरी तरह से सन्नाटा होता है। जूली बीच पर लेटकर आराम से एक किताब पढ़ने लगती है, जबकि केविन और निक सीपियां इकट्ठा करते हुए इस जगह को एक्सप्लोर करने लगते हैं। यह सब एक परफेक्ट फैमिली एडवेंचर जैसा लगता है, लेकिन जब यह लोग वापस बोट पर लौटकर जाने की तैयारी करते हैं तो असली मुसीबत शुरू होती है। केविन बार बार इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इंजन बिल्कुल स्टार्ट नहीं होता। वह कई बार मोटर को चेक करता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता क्योंकि उसे मशीनों की कोई जानकारी नहीं थी। आसपास कोई दूसरी बोट भी नजर नहीं आती जिससे मदद मांगी जा सके। शाम होने लगती है और जूली को लगता है कि शायद कोई इस बोट के गायब होने पर ढूंढने आएगा, लेकिन केविन उसे बताता है कि जिस लोकल आदमी से उसने ये बोट ली थी उसने ना तो उनका नाम लिया, ना कोई डिटेल और पूरा पेमेंट कैश में लिया था। सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है कि इनके पास कोई मोबाइल फोन भी नहीं होता है। धीरे धीरे बढ़ते डर और असमंजस के बीच ये पूरी रात उसी आइलैंड पर गुजारने को मजबूर हो जाते हैं। अगली सुबह भी केविन इंजन ठीक करने की कोशिश में लगा रहता है और उसे लगता है कि शायद बैटरी खराब हो गई है। इससे भी बड़ी परेशानी यह है कि इस आइलैंड पर ना तो पीने का पानी मिलता है और ना ही कोई खाना। निक को भूख और प्यास लगने लगती है, लेकिन केविन उसका हौसला बनाए रखने के लिए उसे पुराने जमाने के समुद्री डाकुओं की कहानियां सुनाता है कि वे भी कई कई हफ्तों तक ऐसी मुश्किल हालातों में जिंदा रहा करते थे। कुछ देर बाद इन्हें दूर एक बोट नजर आती है और यह तीनों जोर जोर से चिल्लाकर हाथ हिलाकर मदद के लिए इशारे करने लगते हैं। कुछ पल के लिए इन्हें लगता है कि आखिरकार बच जाएंगे, लेकिन वह बोट बिना नोटिस किए आगे निकल जाती है। जूली बुरी तरह डर जाती है और केविन से पूछती है कि अब आगे क्या होगा। केविन उसे शांत रहने के लिए कहता है और भरोसा दिलाता है कि कोई ना कोई जरूर आएगा। उस रात दोनों में से किसी को नींद नहीं आती। जूली केविन से माफी मांगती है कि वह उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी और केविन उसे दिलासा देते हुए कहता है कि वे इस मुसीबत से साथ मिलकर निकलेंगे। अगली सुबह केविन नोटिस करता है कि निक की दिल की धड़कन असामान्य रूप से तेज हो गई है और वह कमजोर पड़ता जा रहा है। अपने बेटे को इस हालत में देखकर जूली पूरी तरह टूट जाती है और रोने लगती है। केविन समझ जाता है कि अगर वे यूं ही इस आइलैंड पर बैठे रहे तो जिंदा बचना मुश्किल है। वह एक बहुत बड़ा रिस्क लेने का फैसला करता है और सोचता है कि अगर वे खुले समंदर में ज्यादा दूर तक जाएंगे तो किसी के देखे जाने के चांस बढ़ जाएंगे। इंजन अब भी काम नहीं कर रहा होता, इसलिए केविन खुद हाथों से बोट को धक्का देकर आगे बढ़ाना शुरू करता है, जबकि जूली निक के पास बैठी रहती है। भूखे प्यासे और तेज धूप में ये मेहनत केविन की सारी एनर्जी खत्म कर देती है और कई घंटों की मशक्कत के बाद वह पूरी तरह थककर बोट में ही गिर पड़ता है और बेहोश हो जाता है। जब केविन को होश आता है तो वह देखता है कि समंदर की लहरों ने उनकी बोट को एक और सुनसान आइलैंड के करीब पहुंचा दिया है। तभी उसे पास में एक मछली पकड़ने वाली ट्रॉलर बोट दिखाई देती है। इस बार किस्मत साथ देती है और एक लोकल मछुआरा इन्हें देख लेता है और उनकी तरफ आता है। ये आदमी अपना नाम जॉन बताता है और उसके साथ एक दूसरा आदमी भी होता है जिसका नाम हेनरी है। केविन बेसब्री से मदद मांगता है और बताता है कि निक की हालत बहुत गंभीर होती जा रही है। जॉन इन्हें पानी देता है और केविन अपनी मेडिकल नॉलेज का इस्तेमाल करके जूली और निक को थोड़ा स्टेबल करने की कोशिश करता है। शुरुआत में ऐसा लगता है कि जॉन सच में इनकी मदद करना चाहता है, लेकिन जैसे ही जॉन जूली और निक को अपनी बोट पर ले जाने की तैयारी करता है तो वह अचानक केविन से कहता है कि इस रेस्क्यू के बदले उसे कुछ इनाम चाहिए। केविन तुरंत उसे $10,000 ऑफर करता है, फिर बढ़ाकर $40,000 कर देता है और बताता है कि यह उसकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी है। लेकिन जॉन दोनों ऑफर ठुकरा देता है। वह ठंडे
लहजे में कहता है कि केविन एक डॉक्टर है जो इतनी महंगी छुट्टियां अफोर्ड कर सकता है, इसलिए उसे इससे कहीं ज्यादा पैसे देने होंगे। जॉन $1 मिलियन की मांग रख देता है। केविन पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है और कहता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन जॉन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह केविन के सामने एक क्रूर चॉइस रख देता है, या तो अपने परिवार को यहीं मरने के लिए छोड़ दो या फिर किसी तरह पैसों का इंतजाम करो। जॉन यह भी कह देता है कि दोस्तों और रिश्तेदारों से उधार ले लें। गुस्से और बेबसी में डूबा केविन आखिरकार हामी भर देता है और जॉन से पहले अपने परिवार को बचाने की विनती करता है। लेकिन जैसे ही केविन इस बात पर राजी होता है तो जॉन अचानक उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। जब केविन को होश आता है तो वह खुद को जॉन की बोट में बंधा हुआ पाता है। घबराकर वह जूली और निक के बारे में पूछता है। जॉन ठंडे दिमाग से बताता है कि उन्हें उसी आइलैंड पर छोड़ दिया गया है। यह सुनकर केविन के होश उड़ जाते हैं। जॉन साफ कह देता है कि पहले पैसे ट्रांसफर होंगे, उसके बाद ही वह जूली और निक को वापस लाएगा। जॉन यह भी चेतावनी देता है कि इस इलाके में हजारों आइलैंड्स हैं और सिर्फ उसे ही पता है कि जूली और निक कहां छोड़े गए हैं। अगर केविन ने पुलिस को कुछ भी बताने की कोशिश की तो वह अपने परिवार को फिर कभी नहीं देख पाएगा। मजबूर होकर केविन को पैसे जुटाने के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आता। जमीन पर पहुंचते ही केविन अपने सभी दोस्तों, को-वर्कर्स, अपने बॉस और यहाँ तक कि अपने पड़ोसी लुकास को भी कॉल करना शुरू कर देता है। लेकिन ज्यादातर लोग या तो उसकी कॉल इग्नोर करते हैं या बहाने बनाकर पीछे हट जाते हैं जैसे ही उन्हें पता चलता है कि केविन को कितने पैसे चाहिए। फिर भी केविन हार नहीं मानता और लगातार कोशिश करते हुए किसी तरह करीब $1,93,000 जुटा लेता है। ये जॉन की मांगी हुई रकम से बहुत कम होता है, लेकिन यही सब कुछ केविन के पास होता है। बैंक में केविन को थोड़ी उम्मीद रहती है कि शायद इस भीड़ भाड़ वाली जगह में वह जॉन पर कोई प्रेशर बना सके, लेकिन पूरी सिचुएशन अब भी जॉन के कंट्रोल में ही होती है। केविन को डर है कि अगर जॉन का मूड बदल गया तो जूली और निक की जान जा सकती है। आखिरकार जॉन पैसे लेने के लिए मान जाता है और पूरी रकम उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। पैसे ट्रांसफर होने के बाद केविन को लगता है कि अब जॉन उसे उसके परिवार के पास वापस ले जाएगा, लेकिन इसके बजाय जॉन केविन को एक दूसरी बोट के केबिन के अंदर बंद कर देता है। केविन घबराकर उसे याद दिलाता है कि वह पहले ही पूरे पैसे दे चुका है। जॉन दावा करता है कि वह उसे आइलैंड तक ले जाएगा और वहां पहुंचने के बाद केविन अपने परिवार से मिल सकेगा। बिना किसी और रास्ते के केविन मजबूरन उस पर भरोसा कर लेता है। लेकिन जैसे ही यह बोट खुले समंदर में गहराई तक पहुंचती है तो जॉन अपना असली प्लान दिखाता है। वह केविन की बोट पर चढ़ जाता है और उसे नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है ताकि वह डूब जाए। जॉन चाहता है कि केविन हमेशा के लिए खत्म हो जाए ताकि वह किसी को कुछ भी न बता सके। यही वह मंजर होता है जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, जहाँ केविन जूली और निक की याद दिलाते हुए अपनी जान की भीख मांगता है। हेनरी इस पूरी सिचुएशन से असहज महसूस करता है और जॉन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन उसकी बात नहीं सुनता। केविन बार बार गिड़गिड़ाता है कि उसने जॉन को उसके पास मौजूद सारे पैसे दे दिए हैं, फिर भी जॉन कोई दया नहीं दिखाता। पानी बोट में भरता जाता है और जॉन केविन को समंदर के बीचों बीच छोड़कर वहां से निकल जाता है। ये पक्का करने के लिए कुछ देर रुककर भी देखता है कि केविन वाकई फंस चुका है, लेकिन किस्मत से बोट के अंदर एक एयर पॉकेट बच जाता है जिससे केविन को थोड़ी सांस मिलती रहती है। पूरी ताकत लगाकर वह आखिरकार पानी के अंदर से ही बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। इस दौरान उसके पैर में गंभीर चोट लग जाती है, लेकिन कम से कम वह डूबने से बच जाता है। समंदर में अकेला तैरते हुए केविन अपने घायल पैर पर पट्टी बांधता है और किसी चमत्कार की उम्मीद करता है। तभी वहां से गुजर रही एक टूरिस्ट बोट उसे देख लेती है और उसे बचा लेती है। किनारे पहुंचते ही केविन पुलिस को पूरी बात बताता है और कहता है कि उसकी पत्नी और बेटा अब भी खतरे में हैं। लेकिन उसे बताया जाता है कि इस इलाके में इतने ज्यादा आइलैंड्स हैं कि एक बड़े स्तर के सर्च ऑन ऑपरेशन में भी कई हफ्ते लग सकते हैं। ये सुनकर केविन बुरी तरह डर जाता है क्योंकि उसे पता है कि जूली और निक बिना खाने पानी के इतने दिन जिंदा नहीं रह सकते। केविन जोर देकर कहता है कि सिर्फ जॉन को ढूंढना ही एकमात्र हल है, क्योंकि सिर्फ उसे ही आइलैंड की सही लोकेशन पता है। लेकिन डिटेक्टिव हैगन नाम का एक लोकल ऑफिसर केविन पर शक करने लगता है और यहाँ तक इशारा कर देता है कि शायद केविन ने इंश्योरेंस के पैसों के लालच में अपने ही परिवार को नुकसान पहुंचाया है। ये सुनकर केविन बुरी तरह हिल जाता है और समझ जाता है कि अब उसे खुद ही अपने परिवार को बचाना होगा। बाद में एक रेस्टोरेंट में मैप्स देखते हुए केविन को अचानक ख्याल आता है कि जॉन अपनी मछलियां कहीं ना कहीं बेचता जरूर होगा। अगर वह जॉन के खरीदारों तक पहुंच जाए तो शायद जॉन तक भी पहुंच सके। डिटेक्टिव हैगन उसे वार्न करता है कि इस तरह की ऑपरेशन के लिए बड़े रिसोर्सेज चाहिए होंगे और फिलहाल पुलिस सिर्फ रेस्क्यू पर फोकस कर रही है। केविन समझ जाता है कि पुलिस के भरोसे बैठना सिर्फ कीमती समय बर्बाद करना है, इसलिए वह चुपचाप टैक्सी लेकर लोकल फिश मार्केट की तरफ निकल पड़ता है। वहां घंटों खोजने के बाद भी उसे कुछ हाथ नहीं लगता। इसी बीच हेगन उसे कॉल करके पूछता है कि वह कहां है, जिससे हेगन का शक और भी बढ़ जाता है कि केविन पुलिस से बचकर भाग रहा है। टैक्सी में बैठे हुए केविन की नजर ड्राइवर के हाथ पर पड़े एक पुराने घाव पर जाती है जो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा उसने जॉन के हाथ पर देखा था। ड्राइवर बताता है कि यह घाव मछली काटते वक्त लगते हैं और शहर में सिर्फ एक ही अस्पताल है जहां ऐसे घावों का इलाज होता है। केविन तुरंत उसी हॉस्पिटल जाने के लिए कहता है और अपने घायल पैर के इलाज के बहाने वहां पहुंच जाता है। इलाज के दौरान वह डॉक्टर को अपनी पूरी कहानी बताता है और गुहार लगाता है कि किसी तरह उसे जॉन की जानकारी मिल जाए। डॉक्टर पहले साफ मना कर देती है क्योंकि यह अस्पताल के नियमों के खिलाफ होता है, लेकिन केविन की हालत देखकर आखिरकार वह चुपचाप कमरे से बाहर चली जाती है और उसे अकेला छोड़ देती है। मौका मिलते ही केविन डॉक्टर के कंप्यूटर में जाकर पेशेंट फाइल्स खंगालने लगता है और आखिरकार उसे जॉन का नाम और पता मिल जाता है। जाते वक्त वह चुपचाप एक सर्जिकल चाकू भी अपनी जेब में छुपा लेता है। जॉन का घर शहर के एक बेहद गरीब और अव्यवस्थित इलाके में होता है। जब केविन वहां पहुंचता है तो उसे कोई जवाब नहीं मिलता, इसलिए वह जबरदस्ती दरवाजा खोलकर अंदर घुस जाता है। अंदर जॉन की पत्नी अपने बीमार बेटे की देखभाल कर रही होती है। केविन को देखकर वह डर जाती है, लेकिन केविन उसे भरोसा दिलाता है कि वह किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया बल्कि सिर्फ जॉन को ढूंढ रहा है। दीवार पर लगी जॉन की तस्वीरें साफ बता देती हैं कि यही वह घर है। तभी जॉन खुद घर में दाखिल होता है। केविन तुरंत उस पर टूट पड़ता है और अपने परिवार के पास ले जाने की मांग करता है। जॉन इनकार करता है और देखते ही देखते दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। इसी दौरान जॉन की पत्नी एक हारपून गन उठाकर केविन पर तान देती है, लेकिन जॉन उसे वह
गन छीन लेता है। तभी जॉन की छोटी बेटी दूसरे कमरे से बाहर आ जाती है। बेबस होकर केविन उस बच्ची को पकड़ लेता है और जॉन को कुछ भी बेवकूफी ना करने की चेतावनी देता है। पूरा माहौल बुरी तरह अफरा तफरी में बदल जाता है। इसी उथल पुथल में हारपून का तीर जॉन के हाथ से छूटकर सीधा उसकी अपनी बेटी को जा लगता है और वही तीर केविन को भी घायल कर देता है। अपनी बेटी को गिरते देख जॉन पूरी तरह अपना आपा खो बैठता है और केविन का गला घोंटने की कोशिश करने लगता है। पहले से घायल और कमजोर केविन बचाव में मुश्किल से ही खुद को संभाल पाता है। बेबसी में उसका हाथ अपनी जेब में छुपाए हुए सर्जिकल चाकू तक पहुंचता है और वह उसे जॉन की गर्दन में घोंप देता है, जिससे जॉन की वहीं मौत हो जाती है। इस पूरी घटना के तुरंत बाद केविन भी बेहोश हो जाता है। जब केविन को होश आता है तो वह एक हॉस्पिटल के बेड से हथकड़ी से बंधा हुआ पाता है। इतना सब कुछ झेलने के बाद भी अब लगभग कोई भी उसकी कहानी पर भरोसा नहीं करता। हेगन उस पर आरोप लगाता है कि उसने अपने इकलौते गवाह जॉन को चुप कराने के लिए ही उसका मर्डर किया है। केविन जोर देकर कहता है कि उसने सिर्फ खुद को बचाने के लिए ऐसा किया और यह भी याद दिलाता है कि जॉन की बोर्ड के रिकॉर्ड से हेनरी तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद हेगन पूरा सर्च ऑपरेशन ही बंद कर देता है। अमेरिकन एम्बेसी से आया ब्रायन नाम का एक ऑफिसर केविन को समझाने की कोशिश करता है कि वह उनके साथ वापस चले, लेकिन केविन गुस्से में आकर ऑफिसर की गन छीन लेता है और अपनी हथकड़ी खुलवा लेता है। पुलिस को उसकी बात माननी पड़ती है और केविन वहां से भाग निकलता है, जबकि पुलिस उसका पीछा करती रह जाती है। किसी तरह वह बच निकलने में कामयाब हो जाता है। अगली सुबह केविन एक ऑफिस में जाकर जॉन की बोर्ड को ट्रैक करने की कोशिश करता है। वहां का एक वर्कर उसे कुछ जानकारी देता है, लेकिन फिर याद दिलाता है कि जॉन का कॉन्ट्रैक्ट पहले ही खत्म हो चुका था, यानी उस बोर्ड का अब कोई अता पता नहीं है। यह सुनकर केविन की उम्मीदें फिर टूट जाती हैं। बाहर निराश बैठे हुए किसी को फोन पर बात करते देखकर केविन के दिमाग में अचानक एक आइडिया आता है। वह तुरंत ब्रायन को कॉल करता है और सरेंडर करने का वादा करता है, लेकिन वह एक शर्त रखता है कि पहले वे हेनरी का फोन ट्रेस करके उसे ढूंढने में मदद करें। ऑफिसर मान जाता है और केविन को कोई भी हड़बड़ी में कदम न उठाने की सलाह देता है। कुछ ही देर बाद हेगन भी उसे ढूंढते हुए पहुंच जाता है। केविन उसे फोन करके कहता है कि उसकी बजाय सिर्फ हेनरी को ढूंढने पर ध्यान दे। हेगन बताता है कि उन्हें हेनरी का नंबर मिल गया था, लेकिन ट्रेस करने से पहले ही उसका फोन बंद हो गया। केविन की एक और उम्मीद टूट जाती है। फिर भी सरेंडर करने को तैयार ना होकर केविन एक टूरिस्ट बस में चढ़ जाता है। बुरी तरह टूट चुका केविन रोने लगता है, लेकिन तभी किस्मत का एक अजीब खेल होता है। उसी बस में हेनरी भी बैठा होता है। जैसे ही केविन उसे पहचान कर उसका नाम पुकारता है तो हेनरी घबराकर चलती बस से कूद जाता है। घायल होने के बावजूद केविन उसका पीछा करता है और उससे रुकने की गुहार लगाता है। वह वादा करता है कि अगर हेनरी उसे बस आइलैंड की लोकेशन बता दे तो वह पुलिस को कुछ भी नहीं बताएगा। केविन की हालत देखकर आखिरकार हेनरी को उस पर तरस आ जाता है और वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी अचानक एक गाड़ी आकर हेनरी को टक्कर मार देती है। हेनरी बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन जिंदा बचा रहता है। केविन तुरंत उसके पास पहुंचकर एक मैप निकालता है और आइलैंड के बारे में पूछता है। हेनरी कांपते हाथों से मैप पर एक जगह उंगली रख देता है, जिससे आखिरकार केविन को अपने परिवार की सही लोकेशन पता चल जाती है। केविन उसी ड्राइवर के साथ हेनरी को हॉस्पिटल भिजवा देता है और खुद तेजी से समंदर किनारे की तरफ भागता है। किनारे पहुंचकर केविन एक बोट किराए पर लेने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उस आइलैंड के पास जाने के लिए तैयार नहीं होता। बेबस होकर वह कुछ टूरिस्ट से गन दिखाकर उनकी स्पीड बोट छीन लेता है। टूरिस्ट तुरंत कोस्ट गार्ड को कॉल कर देते हैं और जल्द ही एक दूसरी बोट उसका पीछा करना शुरू कर देती है। पीछा करते हुए ऑफिसर्स उस पर फायरिंग भी करने लगते हैं, लेकिन केविन गोली चलाने की बजाय अपनी गन को समंदर में फेंक देता है। इसी दौरान केविन को पता चलता है कि उसकी बोट में डबल इंजन लगे हैं। वह दोनों इंजन का इस्तेमाल करके स्पीड बढ़ा देता है और आखिरकार उस आइलैंड तक पहुंच जाता है जहां उसका पूरा परिवार फंसा हुआ है। वहां पहुंचकर केविन देखता है कि जूली और निक दोनों की हालत बेहद खराब है और वे बुरी तरह डिहाइड्रेटेड हो चुके हैं। केविन तुरंत जूली को पानी पिलाता है, जबकि उसे पता चलता है कि निक की सांसें रुक चुकी हैं। घबराहट में केविन उसे तुरंत सीपीआर देना शुरू करता है और कुछ पल के बाद आखिरकार निक को होश आ जाता है। अपने बेटे को फिर से जिंदा देखकर केविन राहत से भर उठता है, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। उसे अब इन दोनों को सुरक्षित यहाँ से बाहर निकालना होता है। वह पहले निक को बोट तक ले जाता है और फिर जूली को लेने वापस आता है, लेकिन जूली इतनी कमजोर हो चुकी होती है कि खुद खड़ी भी नहीं हो पाती। केविन उसे भी उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अपने घाव और थकान आखिरकार उस पर हावी हो जाते हैं और वह जूली के पास ही गिर जाता है। अब तीनों बेबस होकर उस आइलैंड पर पड़े होते हैं और ऐसा लगता है कि शायद यह पूरा परिवार यहीं दम तोड़ देगा। लेकिन तभी आसमान में एक हेलीकॉप्टर की आवाज गूंजने लगती है। रेस्क्यू टीम ने आखिरकार उस बोट के जरिए केविन की लोकेशन ट्रैक कर ली होती है, जिसे उसने टूरिस्ट से छीना था। हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर केविन धीरे धीरे होश में आने लगता है और यह साफ हो जाता है कि आखिरकार उसका पूरा परिवार बच जाएगा। इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर